बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our second chapter, kinematics. In the previous lecture, we have completed our examples relating to the equations of motion. We have used different equations of motion in different examples. First equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. उसके अलावा बेटा हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ द इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज। उनमें क्या हुआ था, थोड़ा सा स्लाइड चेंज आया था। जो एक्सेलरेशन थी उसकी जगह हमने जी को रिप्लेस कर दिया था। जी क्या थी हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ पर जो एक्सेलरेशन हो रही होती है, अप्लाई हो रही होती है, वो हो रही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके अलावा हमने s जो कि हमारा डिस्टेंस था उसको रिप्लेस कर दिया था h के साथ। h क्या थी, हमारी हाइट, कि कितनी हाइट से हमने बॉडी को फॉल करवाया। टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, समरी एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स आवर समरी ऑन पेज नंबर 51। बेटा समरी की इम्पोर्टेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। ये जो समरी आपके पास दी होती है, बेसिकली इसी समरी के पॉइंट्स में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बनकर आते हैं। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पेज नंबर 51 पर आए समरी पर, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ये बेटा हम अच्छी तरह पढ़ कर आ गए हैं रेस्ट वाले टॉपिक में कि रेस्ट क्या होता है। अब क्वेश्चन किस तरह बनकर आ सकता है, बेटा क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, हाउ विल यू डिफाइन रेस्ट, या व्हेन विल अ बॉडी इज एट रेस्ट, कि कब बॉडी रेस्ट पर होगी। सो उसका आपके पास ये आंसर बन जाएगा कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। बेटा इसी तरह एमसीक्यूज भी बनकर आ सकता है। वो कह सकता है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट डैश, डैश के नीचे आपको वो ऑप्शन दे देता है और आगे लिख देता है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, और ऑप्शन में दे देता है रेस्ट, मोशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है। सो आपने देखा, मैंने आपको एक पॉइंट में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज भी निकाल कर दिखा दिया। इसी तरह अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से एक आध और मैं पढ़ देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम इस जो कॉलम है इसकी लास्ट लाइन को देखते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। बेटा अब एवरेज स्पीड की यहाँ पर डेफिनेशन आ गई। वो आपसे पेपर में क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ विल यू डिफाइन एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, या डिफाइन एवरेज स्पीड। तो उसका क्या आपके पास डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो टू द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जितना बॉडी ने कवर किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, डिफाइन का अगर वर्ड आए तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, दैट विल नॉट बी इनफ। आपने क्या लिखना है, साथ में अगर कोई उसका यूनिट है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका फार्मूला भी लिखना है। जैसे एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला बनेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, डेफिनेशन के साथ आप इसका फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। इसी तरह बेटा अगर आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाए तो नेक्स्ट कॉलम में जो है थर्ड पॉइंट, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in equal intervals of time, however
small the interval may be, then its velocity is said to be in uniform. ये किसका बेटा सवाल इसका क्या बन सकता है? डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया और साथ में एक एग्जांपल भी दी थी मुख्तलिफ वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज लेकर, ठीक है। सो कहने का जो मकसद ये था, बात करने का मकसद ये था कि समरी में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो अब ये आपके ऊपर है, आपने खुद इस समरी को देखना है। जितनी भी चीज़ें इस समरी में वो सारी हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं, अब आपने इसको खुद करना है। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। बेटा अगर आप नोट्स भी निकालें तो नोट्स में आप अगर पेज नंबर 9 को ओपन करें तो पेज नंबर 9 में आपके पास और 10 पे आपके पास 15 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है। ये बेटा एक्स्ट्रा एमसीक्यूज इन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से डिफरेंट है। एक तो आपने ये कर लेने हैं जो आपके पास 12 एमसीक्यूज हैं, और 15 जो एडिशनल आपको नोट्स में पेज नंबर 9 और 10 में दिए गए हैं वो कर लेना। उसके अलावा भी बेटा बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। आप अगर देखें तो एक एक लाइन में से आपके पास 2-2 एमसीक्यूज निकल सकते हैं। सो हमने आपको ये 15 और ये 10-12 एक्सरसाइज वाले हैं, टोटल 27 हो गए, ठीक है। आप और भी एमसीक्यूज रीडिंग करके, बुक रीडिंग करके आप और भी एमसीक्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं इसमें जो नोट्स में आपके पास एमसीक्यूज हैं उनकी जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर आपके पास एरो हेड दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एमसीक्यूज रीड करता हूँ। डैश इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। डैश में आप ऑप्शंस क्या है? डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन पर एरो डला हुआ है और वो क्या है आपके पास? काइनेमेटिक्स। इसी तरह बाकी भी एमसीक्यूज वही हैं जो कि आपने लेक्चर में डिस्कस किए हैं, मैंने बताए हैं आपको। सो ये भी आपने खुद कर लेना। जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। बेटा पेज नंबर 52 क्वेश्चंस, एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपने एनसर्कल करना है जो कि आपके पास राइट आंसर होगा। नंबर 1, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी लाइन विदाउट रोटेशन एंड ऑप्शन डी कर्व्ड पाथ। बेटा ट्रांसलेटरी मोशन की क्या डेफिनेशन थी? ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये थी कि अ बॉडी पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन या बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। और बेटा मैंने आपको वहाँ ये चीज़ भी बताई थी कि वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। अगर तो वो लाइन स्ट्रेट होगी, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को परफॉर्म कर रही है तो उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन की वो कौन सी टाइप होती है? वो होती है रेक्टिलिनियर मोशन, कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बॉडी मूव कर रही है, जिसकी बेसिस पर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी डिराइव किया। और एक टाइप थी बेटा कर्वीलिनियर मोशन, जिसमें बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही। सो ट्रांसलेटरी मोशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बॉडी एक लाइन पर मूव करती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक साथ उसमें एक और शर्त थी कि बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि जब वो एक लाइन में मूव करिए तो रोटेट नहीं करेगी, वो उसी लाइन पर मूव करती जाएगी। सो राइट ऑप्शन बेटा क्या हुई आपके पास? राइट ऑप्शन हुई सी, लाइन विदाउट रोटेशन। ये अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। पेज नंबर अगर आप निकालें 29 पेज नंबर पर ट्रांसलेटरी मोशन की आपके पास डेफिनेशन दी गई है। उसके लास्ट में जो पिंक बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी moves along a line without any rotation, ठीक है, किसी रोटेशन के बगैर बॉडी मूव करती है। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, अगर स्ट्रेट है तो रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कर्व्ड है तो कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट नंबर 2, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन बेटा क्या होता है? सर्कुलर मोशन के बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। वाइब्रेटरी मोशन क्या था? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करे, जिसमें मैंने आपको पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक की एग्जांपल दी थी, या वो जो स्विंग होती है, झूला होता है, उसकी मैंने एग्जांपल दी थी। उसके बाद रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मैंने आपको बताया था मोशन का कोई खास पैटर्न नहीं होता, कहीं भी बॉडी मूव कर सकती है, राइट लेफ्ट अप डाउन, कहीं भी एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, बल्कि एक रैंडम पैटर्न बॉडी फॉलो करती है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन रहेगी? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन आपको पता है जैसे व्हील की मोशन या स्टीयरिंग ऑफ अ कार व्हील की मोशन जो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है?
रिवॉल्व करती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रोटेटरी मोशन. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है, एक्सरसाइज वाला ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर. बेटा इनमें से 3 चीजें तो आपने इस चैप्टर में पढ़ ली हैं, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. पावर इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 6 में जाकर पढ़ोगे. लेकिन आपको ये पता है कि बेटा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शन. एज वेल एज डिस्टेंस, it is also a scalar quantity, it has no direction, only magnitude. उसके बाद पावर भी बेटा आप जब जाकर पढ़ोगे तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी. So the option left is option C, displacement. And as you know that displacement is a vector quantity, it is the shortest distance covered by a body which has magnitude and direction. So displacement is a vector quantity. Right option is C. Next MCQ is number 4. If an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. वो कह रहा है कि अगर एक बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. मैंने आपको बताया था कांस्टेंट और यूनिफॉर्म दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है. So if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी. लेकिन ऑप्शंस में कह रहा है वो कैसी स्ट्रेट लाइन होगी. along time axis, option B along distance axis, option C parallel to time axis, option D inclined to time axis. अब बेटा आपको पता है, अगर आप पेज नंबर निकालें 40, ठीक है, पेज नंबर 40 में ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है. उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा किस तरह का बना था जब हमने बनाया था. हमारे पास ये यहां टाइम था और यहां बेटा क्या था, डिस्टेंस, ठीक है. बेटा अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी इस तरह, ठीक है. वो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, वो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ जब डिस्टेंस बढ़ रहा था तो वो इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रहा था. हमने एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ कि डिस्टेंस 10 कवर हुआ 5 सेकेंड्स में, इसी तरह डिस्टेंस फिर 20 कवर हुआ 10 सेकेंड्स में. तो अगर आप देखें तो जो दोनों का टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो सेम है. इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 10 का, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 5 का. तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो हमारे पास एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन. लेकिन वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की होती है. फर्स्ट ऑप्शन में बेटा अगर आप वापस आए एमसीक्यूज में तो फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है अलोंग टाइम एक्सिस. बेटा टाइम एक्सिस के वो कह रहा है पैरेलल, यानी कि टाइम एक्सिस के अलोंग हो. ये लाइन टाइम एक्सिस के अलोंग नहीं है. अगर ये लाइन टाइम एक्सिस के अलोंग होती तो वो इस तरह की होती कुछ, ठीक है, ये नहीं है. सेकंड ऑप्शन अलोंग डिस्टेंस एक्सिस. बेटा ये जो लाइन है डिस्टेंस एक्सिस, अगर डिस्टेंस एक्सिस के अलोंग होती तो वो इस तरह होती कोई लाइन, वो भी नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड सी ऑप्शन बेटा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो. बेटा टाइम एक्सिस के पैरेलल तब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है आपका, ठीक है. तब हमने देखा था हमारे पास इस तरह की शेप आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस मूव नहीं करता. सो ये भी ऑप्शन गलत हो गई. एंड वाली ऑप्शन रह गई अब इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. बेटा इंक्लाइन का मतलब क्या होता है. इंक्लाइन का मतलब होता है लीन होना है, झुका हुआ होना, या टाइम एक्सिस से अवे होना. अगर मैं ये फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ आपके पास, तो ये जो लाइन बनी हुई है बेटा ये इंक्लाइंड हुई हुई है. इंक्लाइंड का मतलब होता है कोई एंगल बनाया हुआ है इसने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ. फॉर एग्जांपल बेटा अगर ये है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त ये मेरे हाथ जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस वक्त मेरे हाथ के और इस जो स्टिक है उसके दरमियान एंगल 0 डिग्री का है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही जगह पर है, पैरेलल है, ठीक है. लेकिन बेटा आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको, इस जो मेरे हाथ हैं जिनको मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मैं इसको अवे लेकर जाता हूँ, ठीक है. मैं इसको क्या करता हूँ अपने हाथ से या हॉरिजॉन्टल सरफेस से अवे लेकर जाता हूँ. अब ये कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ.
इसी तरह बेटा यहाँ पर जो ये लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अवे मूव कर रही है। जैसे यहाँ पर ये जो स्टिक है मेरे हाथ से अवे मूव कर रही है, इसका मतलब है अब ये मेरे हाथ और स्टिक के दरमियान कोई एंगल है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंक्लाइंड, कि ये जो लाइन है वो इंक्लाइंड है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, सो इंक्लाइंड का मतलब होता है कि झुकी हुई हो या कोई एंगल बना रही हो। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बेटा क्या होगी आपकी? ऑप्शन डी, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट ऑप्शन MCQ नंबर 5, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स द ऑब्जेक्ट इज। अभी भी पिछले MCQs में बात हो गई कि अगर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो हमारे पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। ये मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था। अगर आप पेज नंबर 40 ओपन करें, फिगर 2.18, पेज नंबर 40 फिगर 2.18, तो आप देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है? रेस्ट पर है। सो ऑप्शन आपकी MCQ नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन होगी आपकी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कांस्टेंट स्पीड का आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनती है। वेरिएबल स्पीड की आपको पता है कर्व, एक इरेगुलर सी आपके पास कर्व बनती है जो कि हमने डिस्कस की थी। उसके बाद बेटा MCQ नंबर 6 पर आए। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं, इसकी लाइन को चेंज कर लेते हैं। ये ग्राफ है बेटा हमारे पास, इस तरह का उसने कुछ ग्राफ दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, और वो ग्राफ किसके दरमियान है? स्पीड टाइम ग्राफ है स्पीड और टाइम के दरमियान। बेटा यहाँ है वैल्यू 15 और यहाँ है बेटा वैल्यू 10। ठीक है बेटा, फर्स्ट में वो क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन अगर आप गौर से पढ़ें, कार हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा कार की एक्सीलरेशन या किसी बॉडी की एक्सीलरेशन अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे पास लाइन होती है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन या कर्व होती है उसका हम क्या ले लेते हैं? उसकी हम स्लोप ले लेते हैं। किस तरह बेटा? अब ये दो मेरे पास पॉइंट्स हैं, ये एक y पर पॉइंट है, ये x पर पॉइंट है। स्लोप निकालने के लिए आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। मैं एक और पॉइंट कंसीडर करता हूं, ओरिजिन को कंसीडर कर लेता हूं, 0 0। ठीक है, सो बेटा x1 मेरा क्या होगा? 0, और इस x1 जब 0 यहां पर है तो y1 की क्या वैल्यू है बेटा? y1 की वैल्यू है 15। सो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। इसी तरह बेटा जब x की वैल्यू x2 की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है बेटा? 0। ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड्स पर आकर बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। सो x2 10 और y2 0। सो स्लोप निकालेंगे हम, इसकी स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 बेटा क्या है? 0 और y1 है 10, 0 माइनस 10, x2 15, सॉरी y1 आपके पास है 15, y1 10 नहीं है, y1 बेटा आपके पास 15। ठीक है, उसके बाद x2 है बेटा आपका 10 और x1 है आपका 0। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 15 ओवर 10 या माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस साइन, ये स्लोप निकली है या ये एक्सेलरेशन निकली है? बेटा अभी जो माइनस साइन है ये शो कर रहा है रिटार्डेशन को। आपको बताया कि एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन किसको शो करता है? कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है। हमें इस ग्राफ से भी शो हो रहा है कि टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, सो बेटा ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए में अगर वो डीसेलरेशन लिखता और माइनस साइन लगाता तो फिर वो बात सही थी। बॉडी की एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है लेकिन नेगेटिव 1.5 है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। उसके बाद बेटा आते हैं हमारे पास बी पर, कार हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। बेटा कांस्टेंट स्पीड तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती कांस्टेंट स्पीड इसमें? अगर तो बेटा कांस्टेंट स्पीड होती तो ग्राफ की शक्ल इस तरह की ना होती, बल्कि ग्राफ की शक्ल जो है आपकी वो इस तरह होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती अगर तो
आपके पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती बॉडी, ठीक है, कि टाइम गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी या स्पीड बॉडी की नहीं बढ़ रही, तब हम कह सकते थे कि कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट राइट। बेटा ऑप्शन सी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। बेटा मैंने आपको बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन में करते हुए कि अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, डिस्टेंस निकालना हो बॉडी का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शेप बन रही होती है, जो हमारे पास लाइन बन आ रही होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसके अंडर का हम क्या करते हैं बेटा, उसके अंडर का हम एरिया निकाल लेते हैं। बेटा ये मेरे पास लाइन आ रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसके अंडर का मैं क्या करूंगा, जो नीचे इसके इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया वो मैं निकाल लूंगा। अब इफ यू लुक ऑन टू दिस फिगर केयरफुली, इट इज अ ट्रायंगल। ये क्या बन रही है बेटा, एक ट्रायंगल बन रही है, ऐसी बन रही है ना। अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं तो कुछ इस तरह की शेप बन रही है, ठीक है, ये शेप बन रही है आपके पास, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, जब हमने डिस्टेंस निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम क्या करते हैं, जो शेप आ रही होती है उस शेप का हम एरिया निकाल लेते हैं। अब बेटा आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा बेस की वैल्यू क्या है इस केस में, बेस ये है, ये 0 से लेकर 10 तक, ये है बेस की वैल्यू। इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या है बेटा 10। इसी तरह बेटा हाइट की वैल्यू क्या है, ये हाइट O से लेकर, फॉर एग्जांपल A कह देते हैं इस पॉइंट को जो 15 है, O से लेकर A तक क्या है इसकी हाइट, यानी कि 15 है इसकी हाइट। सो 15 इंटू 10, आंसर क्या आएगा आपका 150। 150 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 75 meters. So the distance traveled by the body in velocity time graph will be equal to the area under the line or curve. So option C is the right option. Distance traveled by the car is 75 meter. ठीक है, उसके बाद बेटा एवरेज स्पीड ऑफ द कार उसने निकाली हुई है, ठीक है, इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आपकी जो राइट ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, आपकी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये, क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या कहता है बेटा वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा बेटा ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको बता रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। इन ग्राफ को अगर आप देखो, पहले ग्राफ को अगर आप देखो, इसको मैं रेस कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। बेटा जो फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास, वो उसकी शेप है इस तरह की। फर्स्ट ग्राफ की शेप है हमारे पास इस तरह की, और वो ग्राफ किसके दरमियान है बेटा, वो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और टाइम के दरमियान, क्योंकि यहाँ डी लिखा हुआ है, अगर डिस्टेंस होता तो एस से होता। वो ग्राफ है बेटा डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और टाइम के दरमियान, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ ये है बेटा। सेकंड ग्राफ हमारे पास है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी में हमारे पास जो ग्राफ है उसकी शेप अगर बेटा आप देखो, वो भी डिस्टेंस टाइम के दरमियान ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के दरमियान, और उसकी शेप है कुछ इस तरह की, ठीक है। ये शेप है बेटा उसकी। ये दो हमारे पास ऑप्शंस में हैं, इसको भी मैं रेस कर देता हूं क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा थर्ड ऑप्शन में जो ग्राफ है ऑप्शन सी में, वो है वेलोसिटी टाइम के दरमियान, ठीक है, और उसकी शेप है इस तरह की। और बेटा ऑप्शन डी में जो हमारे पास ग्राफ है उसकी शेप है, उसकी हमारे पास एक कर्व है, वो किसके दरमियान है, उस कर्व को हम देख लेते हैं, वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान उसकी हमारे पास इस तरह एक कर्व है। बेटा अगर आप इन चारों को देखो तो फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं, उसने हमसे कहा है ऐसा ग्राफ बताओ जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही हो। बेटा पहला जो आपका ग्राफ है वो तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो लाइन होती है या जो उसकी स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें एक्सेलरेशन तो कहीं भी नहीं है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड भी बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसमें क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म की तो बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो रेस्ट पर है बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही टाइम के साथ। सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती हमारी। बेटा सी ऑप्शन पर अगर आप आए तो सी ऑप्शन है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है बेटा वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? वो शो करता है आपकी एक्सेलरेशन को। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ये है बेटा हमारे पास और एक ये है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को गौर से देखें जो कि मैंने यहाँ भी बनाया है, उसमें हमारे पास बेटा एक कर्व आ रही है और कर्व का मतलब ये होता है कि उतार चढ़ाव आ रहा है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है और एक पॉइंट पर जाकर जब एंड पे अगर आप देखो तो कर्व इस तरह हो गई है, मतलब कांस्टेंट हो गई है। कर्व जो है पहले इस तरह हो रही थी लेकिन एंड पे जाकर इस तरह हो गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तकरीबन बन गई। सो ऑप्शन डी भी बेटा हमारे पास नहीं हो सकती क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ रही है लेकिन उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा, तो रह जाती है बेटा हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो है तो बेसिकली इसमें रिटार्डेशन, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब कम हो रही है, उसका वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा MCQs नंबर 8, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। आपको पता है अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है? वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। बेटा लास्ट लेक्चर में बहुत ब्रीफली मैंने आपको मार्कर को भी ऊपर फेंक कर बताकर एग्जाम्पल देकर और बॉल की भी एग्जाम्पल देकर आपको ये चीज समझाई है कि जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर एट सम इंस्टेंट, बहुत ही वो थोड़ा मिली सेकेंड्स का टाइम होता है, वहां जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट बेटा अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, पोजीशन को जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बेसिकली उसको डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, सो अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बेटा अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज। बेटा कल मैंने आपको एग्जांपल करते हुए बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर, या इसको इस तरह लिख लो। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था जो भी आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हो उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 60 इंटू 60 से, या 60 इंटू 60 करो तो आते हैं 3600। ठीक है बेटा, सो अगर आप देखें तो इसको आप सॉल्व कर लें। मैंने किलोमीटर को मीटर में लेकर गया हूं और आर को मैं लेकर गया हूं सेकंड में। ठीक है, सो ये दो जीरोस इन दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 360 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 36। आप कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हमने इस लेक्चर में सॉल्व करने हैं। 360 डिवाइडेड बाय 36, आंसर विल बी 10। ठीक है, सो 360 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सी ऑप्शन बन रही है बेटा? ऑप्शन ए, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नंबर 12, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज। बेटा अब ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, छोटा न्यूमेरिकल उसने MCQs में दिया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हमें गिवन क्या है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा पहली चीज हम न्यूमेरिकल्स में ये चीज बार बार सॉल्व करके रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, सो पहली चीज हमारे पास क्या आ गई? इनिशियल वेलोसिटी 0। नेक्स्ट, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड,
उसने क्या कर लिया, कुछ टाइम के बाद स्पीड एक्वायर कर ली, हासिल कर ली, कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या होगी, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी VF। उसके बाद कहता है आफ्टर 20 सेकेंड्स, यानी कि 20 सेकेंड्स का टाइम गुजरने के बाद उसने स्पीड कितनी ले ली, 25 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड्स टाइम। फाइनली बेटा वो हमें कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बताओ, ठीक है। सो बेटा वही चीजें हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बेटा आप एनालाइज करते हैं अपने डाटा को देखते हुए, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस चाहिए। बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए दो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पता है, सेकंड और थर्ड, लेकिन बेटा उन दोनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन आती है और एक्सेलरेशन हमारे पास इस MCQs या इस न्यूमेरिकल में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर तो बेटा हमने इन दो इक्वेशंस की मदद से अपनी निकालनी है, अपना डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन बेटा हम किसकी मदद से निकालेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से निकालेंगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो उसमें आता है VF, VI, A और T। बेटा तीन चीजें मेरे पास गिवन है, मेरे पास VF भी गिवन है, मेरे पास VI भी गिवन है और मेरे पास टाइम भी गिवन है, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन को इजीली निकाल सकता हूं। सो क्या होगा, VF, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF क्या है बेटा 25, VI 0, एक्सेलरेशन निकालनी और टाइम कितना है बेटा 20 सेकेंड्स। सो 25 को बेटा डिवाइड कर देंगे 20 पे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4, ठीक है। सो 5/4 को हम जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 1.25। सो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 20, एक्सेलरेशन है 1.25 और टाइम है 20, ठीक है बेटा। सो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, 1/2 या 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर लेने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। सो ये जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 250। सो 0 + 250 इज इक्वल टू 250, आंसर विल बी 250 meters. So the distance traveled by the car will be 250 meters. बेटा बी ऑप्शन आपकी राइट है जहां पर 250 लिखा हुआ है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह बेटा आपके एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा मैं इतना ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, जो ब्रीफ करने वाले होंगे उनको मैं ब्रीफ कर दूंगा, बाकी मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा। 2.2 बेटा पढ़े, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। बेटा इसमें क्या करोगे, आप ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, साथ 2-3 एग्जांपल्स। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की बेटा आपके पास 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी 3 एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें लीनियर मोशन आ जाएगा, इसी तरह उसकी डेफिनेशन 3 एग्जांपल्स, फिर सर्कुलर मोशन उसकी डेफिनेशन 3 एग्जांपल्स, फिर रैंडम मोशन उसकी डेफिनेशन और 3 एग्जांपल्स। इस तरह आपका 2.2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2.3 में डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। बेटा जब मैं आपको पढ़ाता रहूं, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बताता रहूं कि ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन। फर्स्ट क्या है बेटा, रेस्ट एंड मोशन। डिफरेंशिएट करना है आपने रेस्ट और मोशन में। Important thing to remember while writing the difference in the question, you have to draw the line first. सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ आप रेस्ट
लिखोगे और एक तरफ मोशन की हेडिंग दोगे, डेफिनेशन लिखोगे दोनों की दोनों तरफ, और साथ में एक एक एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको लेक्चर में बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। इसमें भी लाइन लगाओगे, एक तरफ सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, एक तरफ रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन, और साथ में दो दो एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस तरह उसमें भी इसी तरह डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दोनों की। स्पीड एंड वेलोसिटी, उसमें भी डिफरेंस में डेफिनेशन, स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। उनकी डेफिनेशन और साथ में फॉर्मूला भी लिखोगे और यूनिट भी। यूनिट क्योंकि दोनों के सेम है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला ही लिख दो। v इज इक्वल टू एस ओवर टी स्पीड का, और वेलोसिटी का जो v होता है उसको मैंने आपको बताया था थोड़ा कर्व करके लिखना, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और एक और मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लीनियर एंड रैंडम मोशन, इसमें भी लीनियर की डेफिनेशन, रैंडम की डेफिनेशन और दो दो एग्जांपल। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये भी मैंने आपको जब पढ़ाया था बताया था, आता है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दोनों की डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल्स। नेक्स्ट बेटा 2.4 डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीनों की डेफिनेशंस आ जाएंगी। स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज स्पीड, ठीक है। साथ में इसका फॉर्मूला भी लिखना है और इसका यूनिट भी लिखना है, और नेचर भी कि ये स्केलर है वेक्टर है। डिफाइन में सिर्फ डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला, यूनिट और नेचर, ये तीनों चीजें लिखनी है वरना नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हुई हैं, ठीक है, साथ में उसका यूनिट और फॉर्मूला। उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये उसकी डेफिनेशन आ जाएगी और साथ में इसका फॉर्मूला जो कि क्या है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। साथ में फॉर्मूला और यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 2.5 क्या है ना, बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। अब ये इस तरह के जो सवाल हैं रीजन बेस्ड, उनको मैंने नोट्स में लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। अगर बेटा आप निकालें पेज नंबर 7 बेटा निकालें अगर आप नोट्स का, तो एंड पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 यही क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने रीड किया, क्या ना बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। 2.5 जो है यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया, तो उसका आंसर लिखा हुआ है नो, अ बॉडी डोंट हैव एन एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि बॉडी की स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स स्पीड विद टाइम, ठीक है। सो अगर एक्सेलरेशन तो है ही बेटा वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो वी एफ माइनस वी आई है बेटा ये जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, स्टार्ट जब बॉडी ने लिया उसकी वेलोसिटी थी 2 और जब उसने एंड किया तब भी उसकी वेलोसिटी क्या थी 2, सो 2 माइनस 2 वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। जब वी एफ माइनस वी आई जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जीरो। सो आंसर को दोबारा देखते हैं, नो अ बॉडी डोंट हैव एन एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। एज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। रेट का रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया था कि रेट किसी भी क्वांटिटी के साथ आ जाए तो वो टाइम से डिवाइड हो जाती है। अगर तो वेलोसिटी के साथ आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी के साथ आ रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी किससे डिवाइड होगी, चेंज इन वेलोसिटी टाइम से डिवाइड होगी, ठीक है। सो एज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कांस्टेंट स्पीड मींस, कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं हो रहा, सो द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। उसने यही पूछा था कि कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, सो हमने कहा नहीं हो सकती उसमें एक्सेलरेशन, क्योंकि जब तक उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसकी एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ से देखो तो आप गाड़ी चला रहे हो, कोई आपको कहता है यार स्पीड बढ़ाओ, जब तक आप एक्सेलरेटर पर पैर नहीं रखोगे, एक्सेलरेटर क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। आप 20 से मूव कर रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से, आप
जब एक्सेलरेटर दबाओगे नहीं तो वो तो 20 से ही मूव करती जाएगी, तो गाड़ी में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा सवाल देखें 2.6, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील possesses ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। बेटा इसकी भी ब्रीफ मैंने आपको बताया था जब हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था। फेरिस व्हील जिसको हम आसमानी झूला भी कहते हैं, मुख्तलिफ जगह पर ये लाहौर में प्रेजेंट भी है, ठीक है। वहाँ पर उसने बताया था कि जो पैसेंजर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, पर्सनस होते हैं, उस फेरिस व्हील में मूव कर रहे होते हैं, उनकी जो मोशन होती है बेटा वो ट्रांसलेटरी होती है। लेकिन जो व्हील होता है, जो कि व्हील आसमानी जो झूला होता है, उसकी रोटेटरी मोशन होती है। लेकिन जो मूव कर रहे होते हैं लोग, वो एक कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह था बेटा कि ये था हमारे पास, ये था फेरिस व्हील, ठीक है। तो वो तो जो व्हील था वो तो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो उसके अंदर लोग थे वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहे थे, तो उनकी मोशन बेटा क्या थी? ट्रांसलेटरी मोशन। सो यहाँ पर पेज नंबर 8 नोट्स में अगर आप आओ, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। तो आंसर क्या है? द राइडर्स इन अ फेरिस व्हील possesses translatory motion because their motion is in a circle। उनकी जो मोशन है वो एक सर्कल के अलाउंग है, एक सर्कल के अलाउंग मूव कर रहे हैं विदाउट रोटेटिंग, ठीक है। रोटेट वो तब करते हैं अगर वो अपने एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी रोटेशन, कर्व पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनकी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट बेटा, sketch a distance time graph for a body starting from rest. How will you determine the speed of a body from this graph? यहाँ पर बेटा मैंने यही बताया है आपको, sketch a distance time graph for a body starting from rest. How will you determine the speed of a body from its graph? अब क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है और हो क्या रहा है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और एक लाइन मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन, इट स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी जो स्लोप है वो हमें स्पीड बताएगी। उसी तरह 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द ग्राफ। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन AB। सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू E और F के दरमियान का डिस्टेंस, मतलब 30 - 10 डिवाइडेड बाई टाइम CD, क्योंकि CD क्या है? टाइम एक्सिस पर वैल्यू है। तो 15 - 5, पॉइंट D को पॉइंट C से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ऊपर क्या था? 30 - 10, आंसर 20। इसी तरह 15 - 5 नीचे, आंसर 10। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 10। तो स्पीड आ जाएगी बेटा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, 0 पॉइंट से स्टार्ट किया और कुछ टाइम में कुछ आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया। सो वो आपके पास आ गई बेटा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही उसने पूछा था कि आप स्पीड किस तरह करोगे। बेटा एक यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो, अगर तो आपकी बुक में इसी तरह है तो इसी तरह कर ले, वरना आप इसको करेक्ट कर लें। आप बुक में भी उसने जो है डिस्टेंस उसको D से ही शो किया हुआ है, तो यहाँ भी D से ही है, तो इट्स ओके, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस सवाल में, आपने ग्राफ बना लेना है, ठीक है, और साथ में उसकी स्पीड निकाल कर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है 2.8 और नोट्स में है क्वेश्चन नंबर 4। What would be the shape of speed time graph of a body moving with variable speed? बेटा ये भी मैंने आपको कराया है, जो बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करती है उसकी जो ग्राफ होता है हमें एक इरेगुलर सी कर्व मिलती है। सो आंसर इसका देखें पेज नंबर 8 लास्ट में, द शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज, क्या है? उसने सिर्फ शेप मांगी है, उसने ये नहीं कहा आप उसमें से स्पीड भी निकालो, सिर्फ शेप मांगी कि शेप क्या होगी। तो आप ये वाला ग्राफ बना दोगे जो कि आपकी फिगर 2.20 में भी बुक में मौजूद है। सो आप ये वाला ग्राफ बना लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 2.9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? बेटा स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एग्जाम्पल आपको ये बना हुआ है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये एक लाइन बना देता हूँ ऐसे। अब वो कह रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो। नंबर 1, इनिशियल स्पीड
बेटा इनिशियल स्पीड बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है वो बॉडी की क्या है, इनिशियल स्पीड। सो ये इनिशियल स्पीड आपके पास आ जाएगी, इनिशियल स्पीड। उसके बाद नंबर 2 पे वो क्या पूछता है, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड बेटा जहां वो लाइन खत्म होगी वो पॉइंट, उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस पर स्ट्रेट लेकर जाओगे, और जो वाई एक्सिस पर उस लाइन पर वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी बेटा, वो होगी आपकी फाइनल स्पीड, जहां पर बॉडी ने अपनी मोशन को खत्म कर दिया। ठीक है, सो इस तरह आप फाइनल स्पीड निकालोगे, आपने निकाली भी है। उसके बाद 3 डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। बेटा डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, इस लाइन के अंदर जो जो भी एरिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया। सो ये जो आपके पास शेप बन रही है वो ट्राइंगल की बन रही है। आप एरिया का फॉर्मूला लगाओ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपके पास एरिया आ जाएगा या डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इन स्पीड टाइम ग्राफ विल बी द एरिया अंडर द कर्व। 4 पर कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। बेटा आप इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, किस तरह बार बार डिस्कस हुई है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन आती है उस लाइन की स्लोप अगर आप निकाल लो तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो इस लाइन की स्लोप आपके पास एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो इन चारों चीज़ों को आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट बेटा, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। बेटा ये भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आप पेज नंबर 34 पर आएँ। सो ग्राफिकली, सेकंड पैराग्राफ, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। पेज नंबर 34, सेकंड पैराग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। इन फिगर 2.14 आप ये लाइन भी ड्रॉ करोगे साथ क्वेश्चन में। द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर v. The length of the line AB gives the magnitude of vector v on a selected scale, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector v. हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। सो आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना इसके आंसर में और साथ में फिगर भी ड्रॉ कर देना, ठीक है, उसमें A B पॉइंट्स को भी शो करना। नेक्स्ट बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.11, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, वाई वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9 नोट्स में, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। इसका आंसर क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज को तो हम सिंपल, अगर मैंने ऐड करना हो तो फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्टेंस, एक डिस्टेंस आया है 25 और एक डिस्टेंस आया है मेरे पास 10, S1 S2 10। मैंने ओवरऑल डिस्टेंस निकाला और मैं दोनों को क्या कर दूंगा, एड अप कर दूंगा। 25 + 10 आंसर विल बी 35। स्केलर क्वांटिटीज को हम जनरली मैथमेटिकल अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। लेकिन बेटा वेक्टर क्वांटिटीज इस तरह ऐड नहीं होती जैसे हम आम स्केलर क्वांटिटीज को अलजेब्रा के जरिए ऐड कर लें। बेटा उनके लिए खास मेथड होता है, वो आप चैप्टर नंबर 4 में जाकर पढ़ोगे, जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, वो क्या है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में जाकर डिस्कस करेंगे। द स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव एनी डायरेक्शन। ये बात आपको पता है। दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जो हमारे पास जनरल रूल्स हैं मैथमेटिक्स के, उनके जरिए हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट स्केलर क्वांटिटीज को कर सकते हैं। वेक्टर्स ओबे स्पेशल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। बेटा वेक्टर अलजेब्रा एक ब्रांच है, ठीक है, मैथमेटिक्स की, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और किस तरह उनकी डिवीजन होती है। सो वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में जाकर पढ़ेंगे। Vectors obey special rule of vector algebra, therefore vectors are added by head to tail rule. So इनको किस तरह ऐड किया जाता है, by head to tail rule। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 2.12 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद क्वेश्चन करना है। ये क्या है, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। मैंने आपको जितने भी आर्टिकल्स पढ़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उन सब में आपको डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स दी हैं। ठीक है, सो अब ये 2.12 आपके ऊपर है, इसका आंसर आपने खुद तलाश करना है। उसके बाद 2.13 डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। बेटा हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए हैं उसके आंसर में यही आ जाएंगी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो किसके लिए थी, उसमें 2 सपोजिशंस हमने ली थी। एक के बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है इसलिए स्ट्रेट लाइन आई थी हमारे पास।
दूसरी क्या थी कि बॉडी की जो मोशन है वो रेक्टिलीनियर है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो वो दोनों सपोजिशन हमने वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव की थी तब की थी, तो उसका वही आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 2.14, ये भी बेटा आपने खुद ही करना है, ये मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, आपने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है अपनी मर्जी से वैल्यूज लेकर। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आप बेशक इसी तरह का ग्राफ बना लेना, वैल्यूज लेना जो कि मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वैल्यूज ली हुई थी जब पढ़ाया था, वही वैल्यूज लेना और एक ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना, और उस ग्राफ की मदद से आपने डिस्टेंस बताना है बॉडी ने कितना ट्रेवल किया। वो अब आपको पता चल जाएगा, जब लाइन ड्रॉ करोगे ट्राइंगल बन जाएगी, इसको जो एंड पॉइंट होगा उस लाइन का उसको नीचे लेकर आओगे जहां पर आपके पास टाइम एंड हो रहा है, तो एक लाइन बन जाएगी, तो वो जो पूरा एरिया अंडर द लाइन होगा वो एक ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2.12 और 2.14 आपने खुद सॉल्व करने। बाकी मैंने बेटा आपको सारे ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एमसीक्यूज करवा दिए एक्सरसाइज के, एडिशनल एमसीक्यूज नोट्स में पहले ही प्रेजेंट हैं और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेज नंबर 1, 2 और 3 पर प्रेजेंट है, तो वो भी आपने अच्छी तरह कर लेना, और लॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरह बताई हैं उसी तरह उनको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं इस चैप्टर के पेज नंबर 54, इस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है पेज नंबर 54, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल्स के साथ आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के साथ इक्वल इंटरवल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। सो वो कह रहा है जो वेलोसिटी है कार की वो है ट्रेन की, वो है 36 किलोमीटर्स पर आवर, और वो कब तक है, फॉर 10 सेकेंड्स। टाइम भी उसने दे दिया, वेलोसिटी भी दे दिया। अब उसने मांगा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। उसने सिंपल हमसे डिस्टेंस मांगा। बेटा उसी तरह न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का तरीका, सबसे पहले रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली, उसके बाद सेपरेट द गिवन पैरामीटर्स। सो हमने गिवन पैरामीटर्स हमारे पास क्या थे बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कार या बाइक की जो स्पीडोमीटर पे स्पीड या आ रही होती है, कोई भी हम जैसे क्रिकेट मैच में जो बॉलर की स्पीड आ रही होती है वो बेसिकली उसकी एवरेज स्पीड आ रही होती है, मतलब 1, 2, 3, 4 काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स को मेजर करते हैं, फिर उनका एवरेज लेकर एक स्पीड निकालते हैं, वो बताते हैं फिर। सो यहाँ पर जो स्पीड बेटा दी हुई है बेसिकली एवरेज स्पीड है, ठीक है, वो क्या है 36 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक स्टेप और होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कि अगर क्वांटिटी का यूनिट एसआई में नहीं है तो उसको एसआई में कन्वर्ट करें। आपने किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकेंड। ये हम एमसीक्यूज में भी सेम यही क्वांटिटी को कन्वर्ट करके रहे हैं। अब आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में हो जाएगा, 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंड्स में। So 36 multiplied by 1000 divided by 3600, answer will be 10 meters per second. So the average velocity will be 10 meter per second. Time बेटा कितना है 10 seconds. हमने निकालना क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं to find distance। बेटा हमने ओवरऑल ट्रेन का निकालना है कि उसने इस वेलोसिटी के साथ इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। So to find में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। सोल्यूशन में as we know that जो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है या जो स्पीड का फार्मूला है वो क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह लिख लें क्योंकि ये हमारे पास एवरेज में आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज t। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमने बेटा डिस्टेंस निकालना है, टाइम उधर जाकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई। सो s विल बी इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। v एवरेज है 10 और टाइम भी कितना है 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर विल बी 100 meters. So the distance traveled by the train during this time interval with this velocity will be 100 meters. Next बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 2.2 में वो क्या कहता है, A train starts from rest
एक ट्रेन है बेटा जिसने स्टार्ट किया है किससे, रेस्ट से। तो अगर रेस्ट से उसने स्टार्ट किया अपना मोशन, वही बात जो पहले बताता आ रहा हूं मैं आपको कि जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट ले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार ऑफ द ट्रेन विल बी 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। वो 100 सेकेंड उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया और 100 सेकेंड्स गुजर जाने के बाद उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बेटा 1 किलोमीटर है, इसको हम मीटर्स में लेकर जाएंगे, उसी तरह एसआई यूनिट में लेकर जाएंगे। सो एक जो किलो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ या 1000 के, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 किलोमीटर आपको ऐसे भी पता है किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के। सो डिस्टेंस आ गया बेटा हमारे पास 1000 में, टाइम हमारे पास उसने दिया हुआ है कितना, 100 सेकेंड्स। अब उसने मांगा क्या है, विद 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसने हमें ये भी बता दिया कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल्स के साथ। उसने हमसे मांगा है What will be its speed at the end of 100 seconds, यानी कि उसने 0 से स्टार्ट लिया, जब 100 सेकेंड्स गुजर गए तो 100 सेकेंड्स पर जब ब्रेक लगी तब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है, यही वो पूछा है कि 100 सेकेंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या है, जो कि क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Vf। सो टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड हमें क्या है, Vf। उसी तरह बेटा हम यहाँ पर अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है बेटा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस, ये आपने पेपर सॉल्व करते हुए न्यूमेरिकल के अंदर ही नहीं लिख लेनी, या आपने जो मैंने बताया था लास्ट शीट पे रफ वर्क होता है वहां पर आप तीनों इक्वेशंस लिख लें, या अगर आपके दिमाग में इतना अच्छा बैठ सकते हो और आप उस तरह सॉल्व कर सकते हो मेंटली, तो फिर उस तरह भी आप कर सकते हो, बेहतर है कि आप लिख लो। सेकेंड है बेटा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², और थर्ड है बेटा हमारे पास 2AS इज इक्वल टू Vf² माइनस Vi², ठीक है बेटा। अब हमारे पास गिवन पैरामीटर्स हम देखते हैं, हमारे पास बेटा वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और टाइम है, हमने निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। बेटा अगर हम फाइनल वेलोसिटी के लिए अपनी फर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करें, फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ 2 अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, एक है बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और एक है बेटा एक्सेलरेशन, इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता। उसने ये तो बताया कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, लेकिन उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो उसने हमें नहीं बताई। सो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास Vf भी नहीं है, A भी नहीं है, सो 2 अननोन्स के साथ हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। बेटा हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन में बेटा हमारे पास जो है सिर्फ एक्सेलरेशन अननोन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नोन है। हमें डिस्टेंस भी पता है 1000 मीटर्स या 1 किलोमीटर, हमें वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हमें टाइम भी पता है और यहाँ ये टाइम आ रहा है वो भी पता है, हमें एक्सेलरेशन अननोन है, तो एक अननोन है इक्वेशन में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड में भी बेटा हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी Vf और A अननोन है, वहाँ भी 2 अननोन्स आ गए, तो थर्ड भी हम नहीं लगा सकते। हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास सॉल्यूशन कि हम पहले बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, फिर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कर दें, इंसर्ट कर दें। मैं रिपीट करता हूँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस और टाइम की मदद से बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम डिस्टेंस, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी की मदद से क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बेटा देखें S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², वो लाइन ऊपर लिखनी है जो कि मैंने कल एग्जाम्पल्स में भी बताया था। सो S इज इक्वल टू 1000, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 100, ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन हमने निकालनी है और टाइम क्या है 100, सो 100 का स्क्वायर आता है बेटा आपके पास 10,000। 10,000 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5,000 इंटू A। अब बेटा एक्सेलरेशन 5 के साथ 5,000 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 10 आपके पास जो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5,000, आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये 10/50 बन जाएगा, 10/50 को जो आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखें, उसे एनालाइज करें, तो हमारे पास बेटा फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमने निकाल ली,
टाइम भी हमें पता है, सो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is Vf is equal to Vi plus At. So final velocity, initial velocity 0, acceleration 0.2, time 100 second, 0.2 multiplied by 100, the final answer will be 20 meter per second. 0 में जब 20 ऐड होगा तो आंसर 20 ही आ जाएगा. So Vf is equal to 20 meter per second. So जो final velocity से जब होगी, जब 100 सेकेंड गुजर जाएंगे ट्रेन की, वो क्या होगी? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा. एक्सीलरेशन उसकी यूनिफॉर्म होगी और वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि 10 सेकेंड्स के बाद उसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो सेम ही रहेगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है 2.3. 2.3 को बेटा रीड करें अगर आप. अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जिसकी वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड. वो 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है. सो वी आई क्या आ गई हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट गिवन पैरामीटर. सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट. वो कह रहा है उसमें कुछ, उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया और एक कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी. और वो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितने टाइम तक चेंज आई वेलोसिटी में? फॉर हाफ मिनट. हाफ मिनट का मतलब बेटा क्या है? एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स. एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. तो अगर मैंने हाफ मिनट निकालना हो तो मैं 60 को किससे डिवाइड कर दूंगा? किसी भी चीज का हाफ निकालना हो तो मैं 2 पे उसको क्या कर देता हूं? डिवाइड. सो 60 will be divided by 2. Answer will be 30 seconds. So half minute will be equal to 30 seconds. So it accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time. इस टाइम के दौरान जब वेलोसिटी में चेंज आई और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने निकालना है. सेकेंड, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार. और जब वो फाइनली कार रेस्ट पर आ गई, रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी वो भी हमने निकाल ली. बेटा हमने एस निकालना है और हमने क्या निकालनी है बेटा? वी एफ निकालनी. ठीक है. उसी तरह बेटा हम जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ. इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखें तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, ठीक है, पहले हमने निकालना है डिस्टेंस. पहले डिस्टेंस की बात करते हैं. बेटा डिस्टेंस जो है वो हम किससे निकालेंगे? डिस्टेंस इन दो इक्वेशन से हमारे पास निकलता है. और फाइनल वेलोसिटी, अगर हम फाइनल वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना चाहें तो बेटा हम वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें दो चीजें अननोन आ गई हैं, एक फाइनल वेलोसिटी और एक डिस्टेंस. सो हम पहले बेटा क्या करेंगे? हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को निकालेंगे जिसमें डिस्टेंस ना आ रहा हो, जिस इक्वेशन में डिस्टेंस ना आ रहा. और वो कौन सी इक्वेशन है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप एनालाइज करें तो वी आई गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो हम वी एफ इजीली निकाल सकते हैं. तो सोल्यूशन में बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे? यूज करेंगे. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. वी आई 10, एक्सेलरेशन 0.2, टाइम 30. 0.2 into 30, answer will be 6. 10 plus 6, answer will be 16. So the final velocity of the car is 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब बेटा हमने निकालना है डिस्टेंस. हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. आप इसमें वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है. क्योंकि उसमें भी एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, आप इजीली निकाल सकते हो उसको. हम यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो 10 इंटू 30, 300. 30 का स्क्वायर होता है बेटा 900. 900 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2. इसको जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 90. सो 300 प्लस 90, आंसर विल बी 90 मीटर्स. सो जो कार है उसने ओवरऑल डिस्टेंस 30 सेकेंड्स के दरमियान कितना ट्रेवल किया है बेटा? 90 मीटर्स. और उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? 10 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है वेलोसिटी. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. 2.4. 2.4 बेटा क्या है? 2.4 में कहता है अ टेनिस बॉल जो आमतौर पे टेनिस खेलते हुए यूज होते हैं, या
आमतौर पर जो स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं उसमें हम टेनिस बॉल यूज़ करते हैं, उसको टेप करते हैं, उसको टेनिस बॉल कहते हैं। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा अब यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात आ गई। इसका मतलब जब मैंने टेनिस बॉल को वर्टिकली अप की तरफ थ्रो किया तो इसका मतलब है अब जब मैं उसको ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा, जैसे इस मार्कर को थ्रो कर रहा हूं, तो इसका मतलब जब इसको थ्रो करूंगा तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसने टेनिस बॉल को वर्टिकली अप थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से उसने उसे थ्रो किया वो वेलोसिटी उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, which will be equal to 30 meter per second as given in the numerical. It takes 3 seconds to reach the highest point, यानी कि जब उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया तो 3 सेकेंड्स लगे उसको हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए। हाईएस्ट पॉइंट क्या था, मैंने कल आपको शो भी करवा दिया था कि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जो एक पॉइंट आता है जहां पर जाकर वो कुछ इंस्टेंट के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए वो रेस्ट पर आ जाती है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद वो दोबारा कहाँ आती है, जमीन की तरफ आती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो वो कह रहा है उसको 3 सेकेंड लगे, जब उसको हमने थ्रो किया तो उसको 3 सेकेंड्स लगे हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए। ठीक है, सो टाइम जिसको मैं T1 कह रहा हूं बेटा। अब ये जो हमने कल एग्जांपल 2.15 डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइम होंगे इसमें। एक तो वो टाइम होगा जब ये ऊपर जाएगा और एक वो टाइम होगा जब वो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, सो हमारे पास 2 टाइम होंगे। ये टाइम उसने बताया है ऊपर जाने का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का पॉइंट बताया ये उसने दोबारा गौर से पढ़े। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 seconds टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम बताया उसने, ओवरऑल टाइम नहीं बताया। क्या उसने ये नहीं कहा कि हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब वो वापस आ गई तो टाइम 3 seconds है। उसने कहा है इट टेक्स 3 seconds टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब वो टाइम उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा T1 से, और वो टाइम क्या है मेरा 3 seconds, क्योंकि वो टाइम डिफरेंट होगा ओवरऑल टाइम से। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको पता है फॉर वर्टिकल बॉडीज, मतलब अपवर्ड जब हम बॉडीज को फेंकते हैं या थ्रो करते हैं उसके लिए वैल्यू ऑफ जी होती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, और फिजिक्स में नेगेटिव साइन किसको शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। सो G विल बी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा माइनस लगाना नहीं भूलना अगर तो बॉडी को हम वर्टिकली अप थ्रो करें। ये बच्चे गलती करते हैं न्यूमेरिकल करते हुए कि वो +10 ले लेते हैं, यहाँ -10 लेंगे। इसीलिए मैंने कहा है रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली। ठीक है, सो अपवर्ड हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो इसलिए -10 माइनस साइन आ रहा है हमारे। अब बेटा उसने हमसे मांगा क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। ये हमने बेटा कल एग्जांपल में भी निकाला था कि मैक्सिमम हाइट हम किस तरह निकालते हैं। तो हाइट की वैल्यू उसने हमसे मांगी है। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, उसे कितना टाइम लगेगा कि वो वापस ग्राउंड पर लैंड कर जाए या ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाए। अब बेटा वो टाइम कौन सा टाइम पूछ रहा है, बेटा वो ओवरऑल टाइम पूछ रहा है कि वो टाइम जिसपे वो मैंने उसको छोड़ा एक ये, और जिसपे वो वापस आई बॉल, वो ओवरऑल टाइम पूछ रहा है कि वो टाइम पूछ रहा है जहां से आपने उसे थ्रो करना स्टार्ट किया, वो हाईएस्ट पॉइंट पर गई, उसे 3 सेकंड्स लगे, और वापस जब वो जमीन पर टकराई वो पूरा ओवरऑल टाइम मुझे बताओ वो कितना। उसने ये नहीं पूछा कि हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब वो ग्राउंड पर आई वो टाइम मुझे बताओ। उसने कहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, कि जब आपने उसको छोड़ा तो ग्राउंड पर रिटर्न वापस आने के लिए उसे कितना टाइम लगा। उसे बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल t से। सो हमने हाइट निकालनी है और टाइम। बेटा सबसे पहले अगर हमने हाइट निकालनी है तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। बेटा मैंने आपको बताया था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती हैं। मैंने कल लिखी भी थी, अगर आपने देखनी भी है तो पेज नंबर 49 पर आप आ जाएं। 49 पे राइट साइड पे येलो बॉक्सेस में तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इसमें से बेटा हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें s की जगह h आ जाएगा और a की जगह g आ जाएगा। इक्वेशन क्या है बेटा, h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें बेटा VI भी हमारे पास है, क्या है 30 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद बेटा टाइम भी है, कितना है 3 सेकेंड्स। ये हम हाइट निकाल रहे हैं मैक्सिमम पहुंचने के लिए उस पॉइंट तक, इसीलिए हम यहाँ पर टाइम 3 सेकेंड्स ले रहे हैं, बिकॉज उसको बताया हुआ कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसे 3 सेकेंड्स का टाइम रिक्वायर। सो वी आई 30 इंटू 3 90, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9, सो 9 इंटू 10 माइनस 90, माइनस 90 को जो आप 2 पे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 45। सो हाइट क्या आ जाएगी 90 माइनस 45। सो आपके पास मैक्सिमम जो हाइट आ जाएगी उसका क्या आंसर होगा 90 माइनस 45 एंड द आंसर इज 45 मीटर। ठीक है बेटा, सो ये आपके पास आ गई हाइट की। बेटा अब आपने जो है वो निकालनी है, टाइम निकालना है, ठीक है, ओवरऑल टाइम। बेटा जब हम बॉल को वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, और अगर तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी, उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, तब बेटा जितना टाइम उसको ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बेटा उसको उस हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगेगा। अगर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन की वैल्यू तब भी उतनी है जब मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूं हाईएस्ट पॉइंट पर, और तब भी उतनी है जब वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रही है। यानी कि अगर तो उसमें उस पूरे ओवरऑल टाइम के दरमियान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तब उसको जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड की तरफ आने में लगेगा। अब बेटा इस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे है? बेटा जब वो यहाँ पर प्रेजेंट थी और जब मैंने उसको थ्रो किया तब उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब बेटा वो नीचे आ रही थी तब भी उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि अगर अब मैंने यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, एज द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है, ऊपर जाते हुए माइनस है, नीचे जाते हुए प्लस है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। सो एज द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कॉमा आपने इसी तरह लिखना है न्यूमेरिकल में, सो द टाइम फॉर द बॉल टू गो अप, कि बॉल को अप जाते हुए जितना टाइम लगेगा विल बी इक्वल टू द टाइम फॉर द बॉल टू गो डाउन। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, फॉर द बॉल सो दैट विल बी इक्वल टू द टाइम फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, इसको अगर आपको यहां नजर नहीं आ रहा तो हम इसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं यहां दोबारा लिख देता हूं। सेंटेंस बेटा क्या था, एज द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह आपने लिखना है न्यूमेरिकल में, इसको बेशक आप साथ साथ नोट करते जाएं। एज द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म gravitational acceleration, so the time taken by the ball to go up at the highest point will be equal to the time taken by it to return to the ground। दोबारा बेटा इसको देखते हैं, as the body moves with uniform gravitational acceleration, क्योंकि बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है, वो यूनिफॉर्म है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू रिटर्न द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, बॉल को मैंने यहां से फेंका, उसे 3 सेकेंड्स लगे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और जब वो वापस आई ग्राउंड पर, बिकॉज उस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही थी माइनस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन,
और जब वो वापस आई तब भी उसको बेटा 3 सेकेंड ही लगेंगे, और क्योंकि एक्सेलरेशन उस पर क्या होगी, वो ही होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन दिस केस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हर पॉइंट पर उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम ही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म ही है। सो इसलिए अब आपको जब पता है बेटा कि जब एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू यूनिफॉर्म होती है, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी जो होती है उसमें इक्वल इंटरवल से चेंज आ रहा होता है। किस तरह हमने ग्राफ में बेटा देखा था, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ अगर 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 6 ले लेते हैं 9, ठीक है, इसका मतलब है, और टाइम हम ले लेते हैं 2 4 6, इसका मतलब है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस बॉडी की, क्योंकि टाइम का इंटरवल भी सेम है और वेलोसिटी का इंटरवल भी सेम। सो इस केस में भी बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रही है, इसलिए जितना टाइम बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पर जाते वक्त लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस ग्राउंड पर आने पर लगेगा, ठीक है। सो बेटा टाइम t1 अगर मैं बताऊं आपको, इसको t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, सो t2 इज ऑल्सो कितना होगा 3 सेकेंड्स, ठीक है, सेम टाइम लगेगा दोनों में क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सो बेटा उसने हमसे क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में पूछा था बताओ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, कि कितना टाइम लगेगा उसे ऊपर जाते वक्त और फिर दोबारा नीचे आते वक्त। सो ओवरऑल टाइम बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर जाने वाले टाइम के जो कि क्या है t1 प्लस नीचे आते हुए टाइम के जो कि क्या है बेटा t2। सो दोनों टाइम्स को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। सो 3 प्लस 3 आंसर विल बी 6 सेकेंड्स, ठीक है। ये टाइम बेटा कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने का, और ये वाला टाइम बेटा कौन सा है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर आई। सो ओवरऑल टाइम दोनों टाइम्स को क्या कर देंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे। सो आंसर विल बी 6 सेकेंड्स। यहां पर बेटा आपका न्यूमेरिकल खत्म हुआ है। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन आपने लाजमी नोट कर लेनी है। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये लिखना जरूरी है। अगर आप सिंपल लिख दोगे ना t1 3 सेकेंड, t2 भी 3 सेकेंड, तो एग्जामिनर समझेगा आपने रट्टा लगाया है। जब आप ये लाइन लिखोगे तो उसे समझ आ जाएगी इस बच्चे को कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप ये लिख कर उसके बाद कहोगे t1, ये डायग्राम बेशक ना बनाओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, इसको बेशक रेस कर दें। सो बेटा t1 3 सेकेंड्स, t2 3 सेकेंड्स, ओवरऑल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू ओवरऑल कितना आ जाएगा 6 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा जो है आपका न्यूमेरिकल 2.1 से लेकर 2.4 तक ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।